जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल शिवम ऑनलाइन में। आज का जो टॉपिक हमें कवर करना है वो हमारा सिंचाई और नहरें। एक दिन मैंने कोशिश किया था इसे लाइव में पढ़ाने का, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया था। आज चलिए इसको पूरा करते हैं, लेकिन बताना चाहेंगे आपको वैसे छात्रों के लिए जो टीआरई बीपीएससी टीआरई की तैयारी करते हैं। देखिए, जैसे जैसे इलेक्शन सामने आ रहा है इसकी सरगर्मियां तेज हो रही है। तो आपने सुना होगा कि घोषणा होने वाला है, मतलब घोषणा, एक सूचना जारी कर दिया गया है कितना वैकेंसी आएगा। तो अगर आप टीआरई की तैयारी करते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको क्लियर कंसेप्ट होगा। हमारे पास में ऑफलाइन में सबका बैच चलता है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और बताना चाहेंगे जो पॉलिटेक्निक के लिए एग्जाम देने वाले हैं, जो 1 तारीख को और 31 तारीख को और 2 तारीख को जो जिनका एग्जाम है, वो अपने तैयारी को पूरा कर लीजिए। और जो अभी तक एडमिट कार्ड नहीं निकाले हैं, एडमिट कार्ड निकाल लीजिए और देख लीजिए सेंटर कहाँ है, ठीक है। और जम के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अब 2 4 5 दिन बचा हुआ है। प्रैक्टिस जितना अच्छा कीजिएगा उतना ही अच्छा आपको स्कोर मिलेगा, ठीक है। और हाँ, एसएससी रजिस्ट्रेशन के बारे में, तो एसएससी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। वैसे छात्र जो मैट्रिक इंटर क्रॉस किए हैं, मतलब अभी पास किए मैट्रिक इंटर और एसएससी में जाना चाहते हैं, एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए एसएससी ने ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑन कर दिया गया है। और लगभग इसका 2 4 दिन बचा हुआ है। अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो जाकर के नजदीकी साइबर कैफे में रजिस्ट्रेशन कराइए। और इस विषय में जानना है कुछ और बेहतरीन तो कमेंट करके हमें पूछिए, मैं इससे अलग से वीडियो बना दूंगा इसके लिए और आपको इसमें बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज का रिवीजन मैं कवर करता हूँ। आज हमारा सिंचाई और नहरें, यहाँ से ना कभी कभी एक एक दो प्रश्न देखने को मिल जाएगा। हालांकि ज्यादातर प्रश्न बीएसएससी में आता है, बीपीएससी में आता है और पीसीएस लेवल का जितने भी एग्जाम है उसमें आता है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं आपको। भारत में स्थित अक्षांशीय दृष्टिकोण से उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय यानी मानसूनी जलवायु, यानी भारत में मानसूनी जलवायु है, आप सभी जानते हैं, क्षेत्र में पाई जाती है। पश्चिमी हिमालय, उत्तर पूर्व असम, मेघालय और दक्षिण के कुछ भाग को छोड़कर देश का अधिकांश क्षेत्र उच्च तापीय मंडल में समाहित है, यानी कि यहाँ तापमान ज्यादा होता है, ठीक है। उच्च तापमान से अधिक वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन होता है, यानी जहां तापमान ज्यादा रहेगा वहां पर वाष्पीकरण ज्यादा होगा और वाष्पोत्सर्जन भी ज्यादा होगा। अतः बोई गई फसलें हेतु मृदा में नमी की कमी हो जाती है, यानी जो मृदा है जहां पे आप फसल बोते हैं उसमें से नमी उड़ जाएगा, तो नमी की कमी हो जाएगी। को पूरा करने के लिए, यानी नमी है उसको पूरा करने के लिए, जो नमी की कमी हो गई है उसको पूरा करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो भारत में सिंचाई के विभिन्न साधन है। हाँ, हमारे देश में सिंचाई के अलग अलग साधन है, जिसके बारे में जानेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। वर्ष 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार भारत प्रदेश की सिंचाई का प्रमुख साधन नलकूप है। तो भारत में अगर सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस माध्यम से होती है, तो नलकूप से, ठीक है। भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस माध्यम से होती है? नलकूप से। एक ही जवाब आपको होना चाहिए, नलकूप से। इसका शुद्ध सिंचित क्षेत्र का लगभग 48.51 यानी 48.51, याद रखिए 48.51%, ठीक है, नलकूप से सिंचित होता है। पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और एक प्रश्न पूछा जाता है, अभी जो बीएसएससी होने वाला है उसमें यहाँ से प्रश्न आपको मिलेगा कि भारत में सिंचित क्षेत्र में सबसे अधिक सिंचाई के लिए साधन का इस्तेमाल क्या होता है, तो वो है आपका नलकूप। कितना प्रतिशत पर? 48.51। नलकूप और कुओं को जोड़कर शुद्ध सिंचित क्षेत्र की प्रतिशत 63 होता है। अगर नलकूप के अलावा नलकूप के साथ साथ कुआं जोड़ दे तो ये होगा 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 63। यानी कि पहले था आपका नलकूप, आप इसमें क्या नलकूप के साथ क्या जोड़ दिए? कुआं जोड़ दिए, ठीक है, कुआं जोड़ दिए। यानी कि अब ये दोनों को मिलाकर के डेटा आपका ये बन जाएगा, ठीक है। 63 पॉइंट समथिंग है, 63.94। तो इसका लगभग 94 है, तो आप इसको क्या मान सकते हैं? 64 मान सकते हैं ना। यानी कि इतना है, इतना नलकूप प्लस कुआं से 63 और सिर्फ नलकूप से 48.51 माने 5-1, ठीक है। भारत में इतना सिंचित होता है, ठीक है। पता है नहरों द्वारा शुद्ध सिंचित भूमि का 22.96 जो सिर्फ नहर से होता है, ठीक है। और टैंक द्वारा शुद्ध सिंचित भूमि का 2.33% और शेष 10.77% सिंचाई के अन्य साधन सम्मिलित है। यानी सबसे अधिक क्या है, तो अगर सबसे अधिक जोड़ करके पूछे तो नलकूप और कुआं, और सिर्फ एक माध्यम पूछे तो नलकूप, ठीक है, सिर्फ एक माध्यम पूछे तो नलकूप। और नहरों द्वारा पूछेगा तो 22 पॉइंट नहरों से 22.92 लगभग 23, ठीक है। नहर द्वारा इतना होता है। तो मेजर क्या है? नलकूप द्वारा। नलकूप प्लस कुआं कर लिए तो कितना होगा? 63। अगर नलकूप में से अगर टोटल में से घटा लेंगे इतना तो आपका कुआं के निकल जाएगा। लेकिन परीक्षा में ज्यादा पूछता है कि भारत में सबसे ज्यादा संचित क्या चीज से होता था? नलकूप से, ठीक है, ठीक है। और नहरों से 22.96, ठीक है, समझ गए। तीसरे स्थान पर नहर आता है, ठीक, तीसरे स्थान पर नहर आता है।
अब आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रथम उत्तर प्रदेश का प्रथम, मध्य प्रदेश का द्वितीय एवं राजस्थान का तृतीय क्षेत्र है। मतलब कहने का मतलब कि सिंचाई 2015 से 16 के जो डाटा आया है, कृषि गहनता 2015-16 में देश में सिंचाई की दृष्टि से निवल सिंचित क्षेत्र माने सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद मध्य नहीं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में सिंचित क्षेत्र सबसे ज्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश में और फिर राजस्थान में। ठीक है, भारतीय सिंचाई परियोजना के 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। भारत में जो सिंचाई होता है ना, उस परियोजना को 3 खंड में बांटा गया है। पहला खंड है लघु सिंचाई परियोजना, दूसरा है मध्य सिंचाई परियोजना और तीसरा है बृहद सिंचाई परियोजना। तो आपको जानना है कि ना इसके बीच में क्या क्या होता है। तो लघु सिंचाई परियोजना के तहत आता है भूमि 2000 हेक्टेयर तक के क्षेत्र, यानी इसके तहत लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर तक के क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसमें कुआं, नलकूप, पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल, एनीकट आदि शामिल है। माने ये सब जो सिंचाई को प्रयोग में लाने वाले साधन है। ठीक है, भारत में सिंचाई की लगभग 62% की आपूर्ति लघु सिंचाई परियोजना होता है। सबसे ज्यादा 62% लघु सिंचाई से। ठीक है, उसके बाद मध्य सिंचाई परियोजना, इसके तहत ना 20,000 हेक्टेयर से अधिक तथा 10,000 हेक्टेयर तक के क्षेत्र की सिंचित की जाती है मध्य में। पहला में 2000 हेक्टेयर लघु में, फिर मध्य में 2000 से 10,000 हेक्टेयर। अब है बृहद सिंचित परियोजना 10,000 हेक्टेयर से ऊपर, यानी 10,000 हेक्टेयर से अधिक। इसके तहत 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की सिंचाई होती है। बड़े एवं मध्य परियोजना से देश में 38% सिंचाई की आवश्यकता पूरी होती है। विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर व्यवस्था में से एक गंगा नहर है, अपना गंगा नहर। ठीक है, इसका निर्माण 1927 में पूर्ण बीकानेर के तत्कालिक महाराज श्री गंगा सिंह ने करवाया था। यह नहर सतलज नदी से फिरोजपुर, जगह के नाम है सतलज नदी है, सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनी वाला से निकलती है। पूर्वी यमुना नहर यमुना नदी के बाएं तट से ताजेवाला यानी वर्तमान यमुना नगर जिला हरियाणा के निकट से निकलती है। मुख्य नहर की लंबाई 197 किलोमीटर है। इस नहर प्रणाली द्वारा हिंडन, यमुना द्वाब के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद जनपदों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। पुनरुद्धार के पश्चात यह नहर प्रथम बार 1830 में चलाई गई थी। इस नहर परियोजना में जुलाई से पानी की कमी लगती है एवं अक्टूबर अंत तक इस नहर में जलापूर्ति शून्य हो जाती है। इस समस्या के समाधान हेतु ताजेवाला से लगभग 3 किलोमीटर ऊपरी, इस सब जगह के नाम है ताजेवाला, हथिनी कुंड बैराज, ये हरियाणा में है। हथनी कुंड बैराज का है हरियाणा में। हाँ, तो हथनी कुंड बैराज का निर्माण कराया गया। ऊपरी गंगा नहर 1854 में, बुड डिस्पैच उधर पढ़ा है। हाँ, 1854 ऊपरी गंगा नहर 1854 में चालू हुआ। इस परियोजना के जनक सर पीटी काटेल, 1854 में जो है ना, उसके जनक है पीटी काटेल। इस नहर से प्रथम बार 8 अप्रैल 1854 को पानी छोड़ा गया। यह नहर हरिद्वार के भीम गोंडा नामक स्थान से गंगा नदी के दाहिनी तट से निकलती है। मुख्य ऊपरी गंगा नहर की लंबाई 298 किलोमीटर तथा नहर प्रणाली की कुल लंबाई 6,496 किलोमीटर है। इस नहर प्रणाली द्वारा हरिद्वार, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, आगरा जनपदों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध की जा रही है। यानी सिंचाई के लिए ना ये सब नहर बनाए गए थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के शारदा, घाघरा, दोआब में अवस्थित पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, शाहजहानपुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, प्रयागराज जनपदों में सुरक्षात्मक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उधम सिंह नगर की खटीमा में शारदा नदी पर एक बैराज का निर्माण करके इसके दाहिनी तट से शारदा मुख्य नहर निकाली गई है। मैंने शारदा नहर कहाँ है पूछेगा तो उत्तर प्रदेश में। मुख्य नहर की लंबाई 44.3 किलोमीटर है तथा शारदा नहर प्रणाली की कुल लंबाई जल शाखाओं की लंबाई प्लस रजबारों की एवं कलिपाओं की लंबाई 9,961.3 किलोमीटर है। इस परियोजना पर 1918 में
हमारा देश तो 1918 में गुलाम था ना, 1918 में तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था ना। 1918 में कार्य प्रारंभ हुआ एवं 1928 में परियोजना पूर्ण कर समादेश क्षेत्र में जल आपूर्ति की जानी प्रारंभ की गई। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल नरौरा बुलंदशहर में है। नरौरा कहाँ है? नरौरा बुलंदशहर में है। मुख्य नहर की लंबाई 98.8 किलोमीटर तथा पूर्ण नहर प्रणाली की लंबाई 8,278 किलोमीटर है। गंगा नदी के दाहिने तट पर से चलने वाली नहर की अभिकल्पना 1869 में जहिया गांधी जी का जन्म हुआ था, याद है ना, 1869 में की गई थी। इस योजना की स्वीकृति 9 नवंबर 1871 को दी गई। परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण कर निचली गंगा नहर 1878 में प्रथम बार चलाया गया। इस प्रणाली की मुख्य शाखाएं निम्नतः है: फर्रुखाबाद शाखा, फर्रुखाबाद जल शाखा, बेवर जल शाखा, कानपुर जल शाखा, इटावा जल शाखा एवं भोगनीपुर जल शाखा। अब आपको ना पढ़ना इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में, ठीक है, तो एग्जाम में पूछता है कभी कभी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। पता इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास, शिलान्यास मतलब कि इसको प्रारंभ किया गया कहिया 1958 में, तब हमारा देश आजाद हो गया ना 1958 में। तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत, उस समय गृह मंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। इसका उद्गम पंजाब में ना सतलज एवं ब्यास नदी के ना संगम किससे आगे हरिके के निकट हरिके बांध से होता है। यानी कि इंदिरा गांधी सागर नहर परियोजना को ना जल कहां से मिलता है? हरिके बांध से। यहाँ पे दो नदी है, सतलज और ब्यास। क्या नाम है? तो पूछेगा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना कौन नदी पर है? सतलज और ब्यास, संयुक्त रूप से सतलज और ब्यास। तो पूछेगा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना को जल कहां से मिलता है? सतलज और ब्यास नदी से, ठीक है, लेकिन कहां से? हरिके बांध से। यह विश्व की ना सबसे बड़ी नहर परियोजना है। तो पूछेगा विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सा है? हरिके बांध कहो चाहे इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहो, ठीक है, जिसकी लंबाई 649 किलोमीटर है। इस नहर में से पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिलों में की मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। माने कि ये नहर से ना यहाँ इतना जिला में जल जाता है। गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास एक 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है, जिसे कुछ नहरें निकाली गई है। जैसे अब आपको फरक्का बैराज देखना है। फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल है। फरक्का बैराज जो गंगा नदी पर है, किस पर है? हाँ, गंगा नदी पर है। आपको गंडक परियोजना बता दें, त्रिवेणी घाट, त्रिवेणी जो घाट है ये गंडक परियोजना पर है, ठीक है। फरक्का बैराज गंगा नदी पर है, ठीक है। तो कहता है फरक्का बैराज का परिचालन वर्ष 1975 में कहिया हुगली नदी के ना सिल्ट जमाव को रोकने के उद्देश्य से किया गया था। इस बैराज के दाएं किनारे से निकाली गई नहर द्वारा गंगा नदी का 40,000 क्यूसेक जल को ना हुगली नदी की ऊपर हुगली नदी की ओर मोड़ दिया जाता है। यानी कि फरक्का बैराज है, फरक्का बैराज गंगा नदी का जल है ना पहुंचाया जाता है हुगली नदी में, ठीक है, मोड़ करके, ठीक है। गंगा नदी का जल को 40,000 क्यूसेक जल हुगली नदी में पहुंचाया जाता है, समझ गए? यानी गंगा नदी के जल को ना रोक दिए, मोड़ दिए, मोड़ करके पहुंचा दिए हुगली नदी में। जिस नदी में पहुंचाए उसका जलस्तर बढ़ेगा ना। हाँ, तो नदी की ओर मोड़ दिया गया है। यही इसकी जलवहन क्षमता होगी। केरल में पलक्कर, केरल के पलक्कर होते शांत घाटी, पता है ना, हाँ, साइलेंट वैली। केरल के पलक्कर जिले में चेरुकुन्नम पुंछा नदी पर मंगलम सिंचाई परियोजना है। अब पूछता है परीक्षा में मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ है? एसएससी में कई बार पूछा है। हाँ, तो मंगलम सिंचाई परियोजना ना पलक्कड़ जिला में है। हाँ, नदी का नाम है चेरुकुन्नम पुंछा, समझ गए? चेरुकुन्नम पुंछा नाम है मंगलम सिंचाई परियोजना। पहले इतना याद रखना, मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ है? तो केरल में है। जब ऑप्शन खोजेगी ना तो 10 वाला रहेगा ना, वही पढ़ना, ठीक है। मंगलम सिंचाई परियोजना को ना चेरुकुन्नम पुंछा में है। यह मंगलम की सहायक एवं भरत पुच्छा की उप सहायक नदी है। यह बांध वर्ष 1966 में निर्मित हुआ था। अब आपको पढ़ना है माला नहर तंत्र। कहता है माला नहर तंत्र को कैप्टन दिनसौजे दस्तूर ने प्रस्तावित किया था, जबकि नदी जोड़ने का पहला बार विचार सिंचाई इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने दिया था। विश्वेश्वरैया
जिसके बारे में तुम पढ़ेगी, विश्वेश्वराय आयरन स्टील है, ठीक है। तो ये व्यक्ति थे ना, सबसे पहले बोले थे कि नदी को ना आपस में जोड़ दो, मतलब जिसमें जल कमी है उसको पूर्ति कर दो, जल की कमी है उधर जल नहर बना दो, तो सिंचाई हो जाएगा, उससे खेती पैदावार हो जाएगा, वहां के लोग जीने लगेंगे, ठीक है, जो बंजर भूमि उपजाऊ हो जाएगा। तो ये बात सबसे पहले कहते हैं विश्वेश्वराय, ठीक है, ने दिया था। बाद में के एल राव का नाम भी इसे जुड़ गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जानते हैं ना अटल बिहारी वाजपेयी, 27 जनवरी 2003 को जल संग्रहण से संबंधित विकास योजना हरियाली, तो पूछेगा हरियाली योजना कौन शुरू किया? अटल बिहारी वाजपेयी 2003 में हरियाली का ना शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य देश में जल संभरण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में वित्तीय और प्रशासनिक रूप से पंचायती राज संस्थानों को न सशक्त बनाना है। कृषि गणना 2015-16 के आंकड़े के अनुसार भारत में निवल बुआई क्षेत्र लगभग 140.03 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से लगभग 48.73% क्षेत्र यानी 68.23 मिलियन हेक्टेयर पर ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कृषि की मानसून पर निर्भरता, हम लोग हमारा कृषि क्या चीज पर निर्भर रहता है? मानसून पर। पूछेगा भारतीय कृषि को निम्नलिखित में किसके साथ एक जुआ कहा गया है? मानसून के साथ। भारतीय कृषि एक जुआ है, जुआ कहा जाता है। मानसून अच्छा हुआ तो खेती अच्छा हुआ, मानसून नहीं हुआ तो खेती नहीं हुआ। खेती होगा तभी ना अनाज उपजा करके बेचिएगा। तो परीक्षा में क्वेश्चन आता है, ठीक है। कृषि की ना मानसून पर निर्भरता कम करने, मतलब कहने का मतलब कि मानसून पर निर्भर है, क्योंकि सिंचाई उसी से होता है, क्योंकि सिंचाई की और कोई उपाय नहीं है। नहर बनाएगा तब ना सिंचाई करेगा। तो वही कहता है कृषि की मानसून पर निर्भरता कम करने और हर खेत तक सिंचाई सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अब परीक्षा पूछेगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कहिया है? 2015 को। अब कौन आ गए? नरेंद्र मोदी। PMKSY नाम है का, PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। कहिया है? 2015 में। तो एक फुल फॉर्म भी पूछ लेगा, आप पूछेगा कहिया आया तब, आप कौन लेकर आया? नरेंद्र मोदी, क्योंकि 14 में आ गए थे ना, आ करके ही चालू कर दिए। ऐसे पहले हरियाली वाला बता दिए, हरियाली वाला बता दिए ना, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो 2003 में लेके आया था, ठीक है, ये वाला याद रखिएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। 1 अप्रैल 2008 तक भारत सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 3 वाटर सेट विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किए। एक कार्य है समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, उसके बाद है सूखा प्रबंध क्षेत्र कार्यक्रम, और तीसरा है मरुभूमि विकास कार्यक्रम। मतलब 3 गो कार्यक्रम बनाया था। इस कार्यक्रमों को एक व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया, जिसे समेकित जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम के नाम से जाना गया। मतलब तीनों कार्यक्रम को एक साथ जोड़ दिया, जिसका नाम है समेकित जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मृदा, जल और वनस्पति जैसे अवक्रमित प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल, संरक्षण और विकास करके पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना। इसके परिणाम स्वरूप मृदा ह्रास पर न रोक लगती है। कहता है प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई, अब ना इसे भारत के पढ़ लेना, अब दक्षिण भारत के पढ़ना है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है। अब ये पूछता है मतलब अब स्पेशल क्वेश्चन पूछेगा आपको कि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई सबसे ज्यादा क्या चीज से होती है? तालाब से। अब प्रायद्वीपीय भारत यहाँ कह दिया, आप क्वेश्चन में कहेगा दक्षिण भारत में, तब क्या कहिएगा? तालाबे से, क्योंकि दक्षिण भारत ही ना आपका प्रायद्वीपीय भारत है। बात बताने ठीक से समझिए। तालाब से सबसे ज्यादा तरह से तालाब आता है तमिलनाडु, ठीक, तालाब से सिंचाई होती है, ठीक। तो प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की भूमि चट्टानी होने के कारण यहाँ नहरों एवं कुओं का आसानी से निर्माण संभव नहीं होता, क्योंकि वहाँ चट्टान है, ठीक है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां मौसमी है। मौसमी माने कि वर्षा के दिन में जल रहेगा, वर्षा खत्म तो खत्म, सूख जाएगा, ठीक है, उसको कहते हैं मौसमी, जिसके कारण नहरों में पानी का अभाव रहता है। अभाव माने की कमी। ऐसी स्थिति में तालाब सिंचाई के प्रमुख साधन के रूप में विद्यमान है। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के राज्यों की सिंचाई के लिए उपलब्ध भूजल संसाधनों की दृष्टि से प्रमुख राज्य में उत्तर प्रदेश, मतलब अपने यहाँ सबसे ज्यादा भूमि जल कहाँ है? उत्तर प्रदेश, जहां पे ना 40.72 बिलियन क्यूसेक मीटर है। 2 में पंजाब 26.69 बिलियन क्यूसेक, और मध्य प्रदेश 3 में है 17.39 मिलियन क्यूसेक, तथा महाराष्ट्र 4 में है 15.25 क्यूसेक है। माने कि इसके ना भूमि के नीचे इतना जल है, ठीक है। उत्तर प्रदेश 2018-19 में
विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत विवरण नलकूप द्वारा। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नलकूप से सिंचाई होता है। परीक्षा पूछ देगा नलकूप से ज्यादा सिंचाई कहाँ होता है? हाँ, तो 74.6% होता है। उत्तर प्रदेश में नहर द्वारा 15% होता है, कुआं द्वारा 8% होता है। ठीक है, टैंक द्वारा 0.6% तथा अन्य साधनों द्वारा 0.8%। नलकूपों द्वारा सिंचाई उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो परीक्षा में पूछेगा निम्नलिखित से भारत के किस राज्य में नलकूप द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होता है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक तालाब द्वारा होता है? तो तमिलनाडु। पूरे भारत में सिंचाई के क्या साधन है? नलकूप। समझ गए? याद रहेगा ना? परीक्षा के सब क्वेश्चन बन गया, ध्यान रखिएगा ना। ठीक है, तो यहाँ से ये था, एक बार दो बार देखिए, रिवीजन कीजिए, समझ में आ जाएगा। चलते चलते क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि हरियाली योजना सबसे पहले किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? आपको पता है तो कमेंट करके बताइए, नहीं पता है तो वीडियो फिर से देखिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आप किसी भी जनरल कंपटीशन में पढ़ाई करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।